दिल्ली में हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पीएम मोदी से मुलाकात कर उत्तराखंड की संस्कृति और सरोकारों को लेकर चर्चा की है। इस मौके पर सांसद ने हिमालयन थ्रेड्स की ओर से डिजाइन किया बद्री केदार थीम पर बना मफलर और पिरूल से बनी सामग्री पीएम को भेंट की है। इसके अलावा उन्होंने इको फ्रेंडली और फिर इस्तेमाल हो सकने योग्य कारतूस के विषय में प्रधानमंत्री को विस्तार पूर्वक जानकारी दी है। कैबिनेट मंत्री और चमोली जिले के प्रभारी मंत्री धन सिंह रावत की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला योजना समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति की ओर से जिला योजना वर्ष 2024-25 के लिए जिले के कुल परिव्यय 74 करोड़ 28 लाख का विभागवार परिव्यय निर्धारण और कार्य योजना का अनुमोदन किया गया। इस दौरान समिति के सदस्यों द्वारा रखे गए सुझाव पर परिचर्चा भी की गई। प्रभारी मंत्री ने कहा कि जिला योजना के अंतर्गत प्रस्तावित विकास कार्यों को गुणवत्ता के साथ पूरा करना सरकार की प्राथमिकता है। साढ़े 74 करोड़ की जिला योजना का आज यहाँ पे पास किया गया है और मैं सभी डीपीसी मेंबरों का, अपने माननीय विधायकों का, माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष जी का, सभी ब्लॉक प्रमुखों का और जिला प्रशासन को बहुत बहुत बधाई दे रहा हूँ। उन्होंने काफ़ी होमवर्क करके आज ये योजना जो है यहाँ पे पास की गई है और मैं कह सकता हूँ कि चमोली जिले के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी की ओर से इस बार 10% जो है ज़्यादा बजट दिया गया है। केदारनाथ में आई त्रासदी के बाद केदारनाथ पैदल मार्ग अभी तक नहीं खुल पाया है। यात्रा के संचालन को लेकर सरकार के दावे खोखले साबित हो रहे हैं, जिसे लेकर कांग्रेस नेता देवेंद्र सिंह ने कहा कि जनता के सुझावों को सरकार ने नहीं माना और सरकार यात्रा के संचालन में विफल रही। उन्होंने कहा कि आपदा आने से जो जान माल का नुकसान हुआ है, सरकार उस नुकसान की भरपाई करने में भी असफल रही। साथ ही अभी तक लापता यात्रियों का आंकड़ा देने में भी सरकार असफल है। देखिए, यात्रा चलते हुए काफ़ी समय हो गया और जो सुझाव जनता की तरफ से या जनप्रतिनिधियों की तरफ से आए थे, यात्रियों का रजिस्ट्रेशन या दूसरी फॉर्मेलिटीज़ का, उस पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया। जिस तरह से बड़ी भीड़ में यात्री आ गए, उन पर कंट्रोल करना मुश्किल हुआ, उनकी व्यवस्थाएं तितर बितर हो गई और साथ ही साथ समय के हिसाब से जो प्राकृतिक आपदा आई है उससे जो भूस्खलन हुआ है, रोड बंद हो गए हैं और बहुत सारे जान माल का भी नुकसान हुआ है। उसमें सरकारी एजेंसियां यात्रियों को अटेंड करने में, उनकी समस्याएं सुनने में भी नाकाम रही। उत्तराखंड में वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने वक्फ बोर्ड में सीबीआई जांच की मांग की है, जिसे लेकर कांग्रेस अब बीजेपी पर हमलावर है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी भ्रष्टाचार मुक्त भारत की बात करती है, लेकिन अगर वक्फ बोर्ड में इस तरह के तथ्य सामने आए हैं तो बोर्ड के अध्यक्ष को पहले ही रिपोर्ट सरकार को दे देनी चाहिए थी। सरकार को उसके ऊपर काम करना चाहिए था। मेरे ख्याल से काफ़ी समय हो गया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष उत्तराखंड को पद पर आसीन हुए। अगर वो यह बात आज कह रहे हैं तो बड़े चंबे की बात है और बड़े दुख की बात भी है। अगर उनके संज्ञान में, जैसे कि भाजपा कहती है कि हम भ्रष्टाचार मुक्त शासन दे रहे हैं, अगर भ्रष्टाचार का उन्मूलन या भ्रष्टाचार के खिलाफ उनको एक्शन करना था और उनके संज्ञान में ऐसी जानकारी और तथ्य आए हैं तो उन्होंने तो अपनी सरकार होते हुए उनसे पहले ही सूची देकर और डिटेल देकर मांग कर लेनी चाहिए थी। आज अगर ये मुद्दा राष्ट्रीय स्तर पर उठ रहा है तो उसमें इस तरह की बात करके वो क्या कहना चाहते हैं? उनका साफ साफ मतलब है कि वक्फ बोर्ड में जो है इस तरह की अनियमितताएं हैं या भ्रष्टाचार है या है, तो वो अपना सुझाव भी दें कि इसमें क्या एक्शन होना चाहिए। प्रदेश में आई आपदा के बाद अब बीजेपी 4 कमेटी का गठन करने जा रही है, जो प्रदेश में आई आपदा का निरीक्षण कर प्रदेश सरकार को आंकड़े सौंपेगी। इसे लेकर कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी का कहना है कि क्या बीजेपी आपदा आने के इंतजार कर रही थी, जो अब कमेटी की बात कर रही है। जोशी ने कहा कि सरकार ने अभी तक कोई स्पष्ट आंकड़े जारी नहीं किए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन में भी सरकार विफल रही है।
आगे मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि सरकार आपदा के प्रति न गंभीर थी, न गंभीर है और न ही गंभीर रहेगी। सरकार पूरी तरीके से मौज मस्ती में है। जिनकी पार्टी है, जिनकी सरकार है, उन्होंने अभी तक क्यों नहीं कमेटियां गठित की? क्यों नहीं वो तत्पर थे? सोए हुए हैं, सोए हुए, उनको कोई लेना देना नहीं है राज्य के हालात से। आज 10 दिन होते हैं केदारनाथ घाटी में आपदा हुई और सरकार एक स्पष्ट आंकड़ा नहीं दे पाई कि कितना नुकसान हुआ है, कितनी जनहानि हुई है, कितनी मवेशियों की हानि हुई है, कितने हजार करोड़ का नुकसान हुआ है, कितने रास्ते टूटे हैं, क्या व्यवस्था है। ये कहने में सरकार अभी भी समर्थ नहीं है। सरकार के पास कोई आंकड़ा नहीं है, कितने लोग बाहर के थे, कितने लोग स्थानीय थे, कहीं कोई आंकड़ा सरकार के पास नहीं। सरकार मौज मस्ती में है और तभी आपदा के प्रति न गंभीर थी, न है, न गंभीर रहेगी। दिल्ली में आयोजित कांग्रेस बैठक को लेकर बीजेपी प्रवक्ता नवीन ठाकुर ने एक बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में कांग्रेस से मजबूत बीजेपी है और जनता जानती है कि उसे किसे चुनना है। वहीं इस बयान पर कांग्रेस प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी ने पलटवार कर दिया। नवीन जोशी ने कहा कि बीजेपी किस तरीके से उत्तराखंड में मजबूत है, इसका सबूत जनता ने मंगलौर और बद्रीनाथ विधानसभा में दे दिया है। जोशी ने कहा कि आपदा से पूरे प्रदेश में जनता लाचार है और ऐसे में बीजेपी के नेता केवल बयानबाजी करते हैं। इसीलिए बीजेपी कांग्रेस को ज्ञान देने के बजाय अपने कामों पर ध्यान दे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी किस तरह से उत्तराखंड के अंदर मजबूत है, ये यहाँ की जनता ने उपचुनाव में इनको दिखा दिया है। अगर हम मंगलौर की बात करें तो भारी कैंडिडेट यहाँ पर लेके आए, उनको तो कैंडिडेट ही नहीं मिला यहाँ चुनाव लड़ाने के लिए। दूसरे प्रदेश से कैंडिडेट आयात करके यहाँ पे उनको चुनाव लड़ाया गया। अगर हम बद्रीनाथ की बात करें, कांग्रेस के भगोड़े को उन्होंने वहाँ से कैंडिडेट बनाया, वहाँ भी उनको कैंडिडेट नहीं मिला। लेकिन प्रदेश की जनता जानती है, अगर देश का और प्रदेश का कोई विकास कर सकता है तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी तो सिर्फ जुमलेबाजी कर रही है। प्रदेश के विकास से उनका कोई सरोकार नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। और उन्होंने विकास के नाम पर, आप बताइए यहाँ पे क्या किया? इतनी बड़ी आपदा केदारनाथ के अंदर आ गई, जो हेलीकॉप्टर बचाव कार्य में लगने चाहिए थे वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को वीआईपी दर्शन करवा रहे हैं। चमोली के गोपेश्वर में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने 21 करोड़ की लागत से बनने वाले क्रिटिकल केयर यूनिट का शिलान्यास किया। इस मौके पर मंत्री ने कहा कि चमोली जिले के लिए सरकार की ये बड़ी सौगात है। 50 बेड के इस क्रिटिकल यूनिट से जिले के लोगों को काफी फायदा होगा, क्योंकि अब सभी प्रकार की स्वास्थ्य सुविधाएं गोपेश्वर मुख्यालय में ही मिल जाएंगी। साथ ही यहाँ पर 50 गाड़ियों का पार्किंग स्थल भी बनाया जाएगा। इसके लिए भूमि चयन कर दिया गया है और कार्यवाही संस्था को तुरंत इसकी डीपीआर तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। चमोली जिले के लिए एक बड़ी सरकार के द्वारा की गई है। यहाँ पे 50 बेड का पूरी इमरजेंसी देंगे और लगभग 21 करोड़ रुपए की लागत से बनने जा रहे हैं। यहाँ पे पार्किंग की भी दिक्कत है, तो मैंने कार्यदायी संस्था को भी आदेश कर दिया है। तो यहाँ पे 50 गाड़ी की हमको पार्किंग हुई, तो उस जगह की भी चिन्हित हो गई है। और एक चमोली जिले में अब डॉक्टरों की कमी है। अब जोशीमठ में उप जिला चिकित्सालय बनाने जा रहे हैं। बद्रीनाथ में हम 50 बेड का हॉस्पिटल बनाने जा रहे हैं। वो ऑलमोस्ट बन गया है, 2-3 महीने में हम इसका गृह लोकार्पण करेंगे। हल्द्वानी में आरटीओ दफ्तर में परिवहन विभाग और प्रशासन की बैठक हुई, जिसमें 7 दिन के अंदर नैनीताल रोड से सभी बड़े वाहनों की पार्किंग को हटाने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक में कुमाऊं मोटर्स ऑनर्स यूनियन और सिडकुल में चलने वाली प्राइवेट बसें समेत अन्य गाड़ियों को नैनीताल रोड से हटाने के लिए 7 दिन का समय दिया गया है। मार्ग है ये, इस पर ये समस्या रहती है कि अक्सर सड़क के किनारे काफी संख्या में बसें खड़ी हो जाती हैं। तो आज परिवहन विभाग के अधिकारियों के साथ और जो स्टेक होल्डर्स हैं, उसमें केमू है या कुछ प्राइवेट एजेंसी हैं जो अपनी बसें संचालित करती हैं, उनके साथ एक बैठक की गई और उन्हें बताया गया है कि ये
नो पार्किंग जोन है। सड़क जो चौड़ीकरण किया गया है ये यातायात के लिए है, तो वो लोग अपनी वैकल्पिक व्यवस्था कर लें। इसके अलावा नैनीताल रोड स्थित कुछ विद्यालय हैं, उनकी भी बसों का संचालन समुचित तरीके से नहीं हो रहा है, तो उन सभी को बताया गया कि 1 हफ्ते में अपनी व्यवस्था कर लें। सभी को एक समय दिया गया, उसके बाद कार्रवाई इसमें की। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून को गोपनीय माध्यम से राजपुर क्षेत्र आईटी पार्क के पास स्थित साइनोटेक बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर में अवैध इंटरनेशनल कॉल सेंटर के संचालित होने और उक्त कॉल सेंटर के माध्यम से विदेशी लोगों को कॉल कर उनसे ठगी किए जाने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर एसएसपी देहरादून की ओर से पुलिस अधीक्षक नगर और क्षेत्राधिकारी मसूरी के अंतर्गत 2 अलग-अलग टीमों का गठन किया गया, जिसे बीती देर रात राजपुर क्षेत्र अंतर्गत आईटी पार्क में अवैध कॉल सेंटर ग्लोबल टेक एनर्जी सॉल्यूशन पर दबिश दी गई तो मौके पर एक बड़े हॉल में लगभग 100 केबिन का एक कॉल सेंटर का संचालन किया जा रहा था, जहां पर अलग अलग केबिन में बैठे युवक युवतियों द्वारा सिस्टम के माध्यम से कॉल अटेंड की जा रही थी। एक गोपनीय सूचना के आधार पर पुलिस टीम द्वारा जो आईटी पार्क क्षेत्र में ग्लोबल टेक एनर्जी सॉल्यूशन करके कंपनी थी, वहां पर कल रात्रि इसमें रेड की गई थी और ये सूचना थी कि वहां पर एक फर्जी कॉल सेंटर बड़े पैमाने पर ऑपरेट हो रहा है। और जब वहां पर पुलिस द्वारा टीम सर्च किया गया तो वहां 58 लोग वहां पर वर्क पाए गए जो लैपटॉप और डेस्कटॉप पे काम कर रहे थे। जब सभी के डेस्कटॉप और लैपटॉप को चेक किया गया तो पाया गया कि उनके द्वारा एक एंटी सिस्टम हैकिंग करके एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से एक पॉपअप भेजा जा रहा था, जो इनके अमेरिका में यूएस में बैठे कोई और लोग कनेक्शन में थे, उनको ये फॉरवर्ड हो रहा था और उसके द्वारा वहां पर जो अमेरिकन और कनाडियन सिटीजन्स हैं उनके जो लैपटॉप और डेस्कटॉप पर ये वायरस आ गया या उनका सिस्टम हैक हो गया, उसको ठीक करने के लिए उस पर पॉपअप भेजा जा रहा था और जो भी ट्रांजैक्शंस के पेमेंट हो रहे थे वो डॉलर्स में वहां अंकित करके अलग से मेंटेन हो रहा था। चमोली जिला सभागार में हुई जिला योजना की बैठक में सदन के सदस्य न होने के बावजूद भी बीजेपी कार्यकर्ता और जिला अध्यक्ष मौजूद रहे, जिसको लेकर जिला पंचायत सदस्यों ने विरोध जताया। बार बार प्रभारी मंत्री से आग्रह करने के बाद भी जब उन बीजेपी कार्यकर्ताओं को बाहर नहीं किया गया तो जिला पंचायत सदस्यों ने बैठक का बहिष्कार कर दिया। इस दौरान उन्होंने प्रभारी मंत्री के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि यह सदन की गरिमा के खिलाफ है कि जो व्यक्ति सदन का सदस्य ही नहीं है वे लोग भी बैठक में उपस्थित हैं। इस तरह नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जो सरासर गलत है। आज जनपद चमोली की बहुत खेद के साथ कहना पड़ रहा, जनपद चमोली की सारे प्रदेश में जिला योजना की बैठक बहुत पहले हो चुकी है। जनपद चमोली के तो इतने विलम्ब से जिला योजना की बैठक हुई और हम सब लोगों की मांग थी, हम सारे सदस्यों की मांग थी कि जिला योजना की बैठक में जो जिला योजना के सदन में जो सदन के सदस्य हैं वो सिर्फ उस सदन में रहे और बाकी उस सदन से लोग उस सदन में लोग न रहे, क्योंकि किसी भी सदन की एक कार्य की गरिमा होती है। हमने माननीय प्रभारी मंत्री जी को बार बार आग्रह कराए, जबकि सदन में भाजपा जिला अध्यक्ष समेत भाजपा के बहुत सारे कार्यकर्ता बैठे हुए थे। हमने इसके लिए बार बार हमने जिलाधिकारी चमोली और माननीय प्रभारी मंत्री जी को इस बात कहा। उन्होंने जब इस बात को नहीं सुना तो हम लोगों ने सदन का बायकाट। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा की अध्यक्षता में दिल्ली में कांग्रेस कमेटी की अहम बैठक चल रही है, जिसको लेकर कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी का कहना है कि राज्य में होने वाले निकाय चुनाव, विधानसभा उपचुनाव और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर बैठक में चर्चा हो रही है। उन्होंने बताया कि जिस प्रकार से कांग्रेस ने 2 सीटों पर उपचुनाव में जीत हासिल की है, आगे कैसे जीत हासिल की जाए, इसको लेकर इस बैठक का आयोजन किया गया है। मैं प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं की एक बैठक बुलाई है, जिसमें विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होनी है। राज्य के राजनीतिक हालात हैं, आपदा का मामला है और केदारनाथ उपचुनाव भी है और नगर निकाय के चुनाव भी आयोजित होने हैं। उस संबंध में बैठक बुलाई है, जिसमें चर्चा हुई है। महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा हुई कि हमारी चुनाव में रणनीति क्या रहेगी, हम किस तरह चुनाव लड़ेंगे और हमारे क्या क्या मुद्दे होने चाहिए। इन मुद्दों को लेकर हमने आज एक बैठक की, जो बहुत ही सफल मीटिंग रही और सार्थक मीटिंग रही और प्रभारी जी ने सबको एकजुट होकर मिलजुल कर चुनाव लड़ने के लिए आग्रह किया है। डीएम चमोली हिमांशु खुराना ने बद्रीनाथ मास्टर प्लान के तहत संचालित पुनर्निर्माण कार्यों और यात्रा व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया है।
साथ ही उन्होंने महायोजना के निर्माण कार्यों को गुणवत्ता के साथ तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए हैं। इस मौके पर डीएम ने कहा कि बरसात के चलते जो कार्य प्रभावित हुए हैं उनमें तेजी लाई जाए। इसके अलावा तीर्थ पुरोहितों के ज्यादातर आवासीय भवनों का निर्माण कार्य इसी सीजन में पूरा किया जाए। डीएम ने कहा कि कहीं पर भी कोई समस्या हो तो तत्काल संज्ञान में लेकर समस्या का समाधान किया जाए। गुरुवार दोपहर को चंपावत जिले के बाराकोट क्षेत्र में हुई भारी बारिश के चलते लोहाघाट पिथौरागढ़ एनएच भरतौली के उस्ताद होटल के पास भारी मलबा आने से बंद हो गया, जिस कारण एनएच के दोनों तरफ कई वाहन फंस गए और सैकड़ों यात्री भी फंस गए। भारी बारिश के निर्माणाधीन ओखलगंज सड़क का मलबा एनएच में आ गया, जिस कारण एनएच बुरी तरह से बंद हो गया है। उधर हल्द्वानी में पुलिस से इंसाफ न मिलने के विरोध में ग्रामीणों ने अपर पुलिस अधीक्षक का घेराव किया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पुलिस शिकायत करने वालों के खिलाफ ही मुकदमा दर्ज कर अपराधियों को शरण दे रही है। अपर पुलिस अधीक्षक से शिकायत करते हुए लोगों ने कहा कि पुलिस की ओर से नाखुश रवैया अपनाया जा रहा है। पुलिस अपराधियों को शरण दे रही है और जो शिकायत करने आता है उसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाता है। लगातार अपराधियों को संरक्षण दे रही है और कमल कफलटिया हो चाहे बान्ना का मनीष का मामला हो, इसके साथ मारपीट की, इसका फोन खुलेआम छीना, पुलिस ने देखा, उसके बाद अपराधियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज न करके अपराधियों को सजा देने के बजाय इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। नंबर 1। नंबर दूसरा, मनीष जो हमारा बान्ना का एक होनहार 22 साल का नौजवान था, उसकी हत्या की गई है। उसके माँ बाप कहते हैं लगातार उस पर जांच की मांग कर रहे हैं और पुलिस प्रशासन उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। शासन जो है जो सत्ता पक्ष के लोग हैं उनकी कठपुतली बना हुआ है, इसलिए अपराधियों को संरक्षण दे रहा। हम चाहते हैं कि इनको न्याय मिले, अपराधियों की पहचान हो, उनको सजा मिले, और नहीं मिलता है तो ये मातृशक्ति यहाँ पे, आज तो हम यहाँ आए, नहीं तो फिर यहीं पर अनिश्चितकालीन धरने पे बैठेंगे। वर्ष 2020 में मेरी बहन की मौत हुई तो मैं अपनी बहन के बच्चों को देखने के लिए 11 जुलाई 2024 को गौलापार तारानौर में अपने साथी शिक्षक के साथ गया। हमें जो है मनोज बेलवाल और मनीष बेलवाल के द्वारा, जो कि मेरी बहन के देवर हैं, उनके द्वारा सड़क में जो है हमला कर दिया गया। मेरे यहाँ पर कान में भी चोट आई, सर में चोट आई, आंख के यहाँ पर चोट आई सर। और उसके बाद जिस तरह से हम जान बचाकर वहां से भागे, हमने तुरंत 100 नंबर में कॉल किया, हेल्प मांगी। कुंवरपुर तिराहे में फिर से जो है ललित बेलवाल द्वारा हमारी गाड़ी को रोका गया, जबरदस्ती गाड़ी की चाबी छीन ली गई। और उसके बाद जो वीडियो बनाया जा रहा था इसमें साफ दिखाई दे रहा है ललित बेलवाल द्वारा चाबी का छीनना, वो वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ। और उसके बाद जो है उसी समय ललित बेलवाल ने मेरा फोन छीना झपटी की, और वो फोन लगभग 96,000 का था, जिससे मैं अपना शिक्षण कार्य करता था, वो फोन भी फेंक दिया। और पुलिस जो है आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। पुलिस जो है लगातार आरोपियों का संरक्षण कर रही है। यहाँ तक कि पुलिस ने जो है हमें 12 जुलाई को जब हमने शिकायत की तो हमारी एफआईआर में छेड़खानी करके उसके सूचना के समय को एफआईआर में गलत दर्ज कर दिया। बांग्लादेश में चल रहे हिंसक प्रदर्शन और हिंदुओं पर अत्याचार के विरोध में हल्द्वानी में हिंदूवादी संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया है। हिंदूवादी संगठनों ने नारेबाजी करते हुए बांग्लादेश का पुतला दहन किया। हिंदूवादी संगठन का कहना है कि आज जिस तरह से बांग्लादेश से घुसपैठी उत्तराखंड और भारत में आकर शरण ले रहे हैं और आतंकी गतिविधियों में शामिल हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही बांग्लादेश से हिंदुओं को सुरक्षित भारत वापस लाना चाहिए। आज मांग हमारी क्या है, हम आज बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ निर्मम हत्या हुई जा रही है, उनके मठ मंदिर तोड़े जा रहे हैं और इस्कॉन का मंदिर तक जला दिया गया, बहन बेटियों की बलात्कार तक किए गए हैं और बड़ी मात्रा में वहाँ हिंदुओं का कत्ल किया गया है। इसी संदर्भ में आज हम सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से राष्ट्रपति को एक ज्ञापन भेज रहे हैं। जितने भी बांग्लादेश में हिंदू हैं इन सबको वहाँ से लाकर उनकी रक्षा सुरक्षा की जाए और बॉर्डर से जितने भी हिंदू वहाँ आ रहे हैं भारत में, इन सबको जो है यहाँ पे उचित व्यवस्था बनी जाए। इसी मांग को लेकर आज हम लोग जो है सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय आए।
लक्सर में डेंगू को लेकर स्वास्थ्य महकमा अलर्ट हो गया है। एएनएम और आशा कार्यकर्तियों से गांव-गांव में डेंगू का लार्वा नष्ट करने का कार्य किया जा रहा है। साथ ही लोगों से डेंगू से कैसे बचें इसको लेकर भी जागरूक किया जा रहा है। हरिद्वार डिप्टी सीएमओ डॉक्टर अनिल कुमार वर्मा ने बताया कि डेंगू से बचाव के लिए बड़े पैमाने पर ड्राइव चलाई जा रही हैं, जन जागरण अभियान भी चलाए जा रहे हैं, जिनमें स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर्मचारी अपने अपने क्षेत्रों में जाकर और इसके साथ ही समाज सेवी लोगों की भी मदद ले रहे हैं। मीडिया का भी धन्यवाद करूँगा कि हर आदमी इससे अवेयर होता जा रहा है हर दिन कि डेंगू को कैसे रोका जा सकता है। ये केवल जब तक हम घर वाले एक अड़ोसी पड़ोसी एक दूसरे की पास कूड़ा नहीं डालेंगे, कोई पानी इकट्ठा ना हो जाए, साफ पानी जहाँ पे इकट्ठा होगा, चाहे वो चाय पीने का कप हो, ठंडी हो, जिसमें पोछा लगाते हैं वो हो, कोई भी कैसी बर्तन टूटा फूटा मिट्टी का हो, छत पे ना हो, उसमें भी डेंगू का लार्वा पनप जाता है। यही हम लोग के द्वारा आशाओं के एएनएम के स्वास्थ्य कार्यकर्तियों के द्वारा अभियान चला जा रहा है। मोटो ग्राउंड हर घर घर जा करके समझा रहे हैं कि इसकी कोई दवाई नहीं, इसको हम इसको तभी फाड़ फेंकेंगे जब हमारी एक अवेयरनेस चलेगी। हर आदमी को हमको उसको अवेयर करना इसके जरिए कि भाई इसको हमें ऐसा करना तो डेंगू का लार्वा नहीं देगा और हमें डेंगू का कोई केस ना आए। हम यही हमारा प्रयास है।